नमस्कार। बीएड फर्स्ट ईयर थर्ड पेपर। और आज हम लोगों का टॉपिक है, कल हम लोगों ने शिक्षण की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण के उद्देश्य। अब ये देखते हैं हम लोग कि कोई भी कार्य करने का कोई उद्देश्य होता है तभी हम वो उस कार्य को करते हैं। यानी हमारे पास वो उद्देश्य कोई उद्देश्य होगा तभी हम किसी कार्य को संपन्न करेंगे। तो अब शिक्षण के उद्देश्य मतलब शिक्षण यानी पढ़ाने के क्या उद्देश्य है। अब अगर कोई टीचर है कक्षा में किसी टॉपिक को लेकर जा रहा है तो वो उन उद्देश्यों को लेकर जाता है, वो अपने पाठ योजना में उन उद्देश्यों को बना देता है सामान्य और विशेष उद्देश्यों के माध्यम से। जो सामान्य होते हैं वो सभी के लिए एक होते हैं और वो जो विशेष उद्देश्य होते हैं वो प्रकरण से संबंधित उद्देश्य होते हैं। तो अब इन जो उद्देश्य हैं इनके आधार पर ही कक्षा में वो शिक्षक पढ़ाता है, क्योंकि अगर वो उद्देश्य निर्धारित नहीं करेगा तो कक्षा में जाकर वो पढ़ा कर आ जाएगा, लेकिन उसको क्या चाहिए था, उन बच्चों से उसको क्या अर्जित करना था तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने कुछ कार्य वहां पर जाके किया है, उसके पास कुछ मैटर था, उसने वहां पर उनको दिया। अब उस मैटर से उस बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, तो वो अगर एक टीचर उद्देश्य निर्धारित करेगा तभी उनसे प्राप्त कर सकता है। तो अभी उद्देश्यों की आवश्यकता क्यों होती है, तो उद्देश्यों को जो शिक्षण कार्य है वो अच्छे से हो इसीलिए होती है। एक शिक्षण को मार्ग मिल जाता है कि शिक्षण किस प्रकार करवाना है और शिक्षण में क्या क्या करवाना है, कैसे करवाना है, कब करवाना है, तो ये दिशा मिलती है उद्देश्यों से। तो इसीलिए क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण करना, उद्देश्यों को बनाना एक शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर जो कार्य है वो समय पर मतलब कि समय पर समाप्त हो जाए तो इसके लिए उद्देश्य जरूरी है, उसको अच्छा से मार्ग मिले, मतलब कि सही रास्ता मिले, सही दिशा मिले, उसके लिए भी शिक्षण कार्य जो उद्देश्य है तो शिक्षण कार्य के लिए उद्देश्य आवश्यक है। तो इस प्रकार अब ये शिक्षण उद्देश्य हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, वो किस प्रकार लिखे जाते हैं, मतलब कि उनको लिखना तो है लेकिन हम किन किन चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं, तो उसके उद्देश्यों का निर्धारण मतलब कि वर्गीकरण है उसके आधार पर ही हम बता सकते हैं। तो शिक्षण के जो उद्देश्य उनको 3 भागों में बांटा है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। जो ज्ञानात्मक होता है उसका संबंध मानसिक स्थिति से होता है, जो दिमाग होता है, जो ज्ञान होता है उससे संबंध होता है, और भावात्मक है उसका जो हृदय से होता है, जो भावनाएं होते हैं उनसे होता है। तो और जो क्रियात्मक है उसका जो संबंध होता है वो बच्चे के कौशल से होता है कि बच्चे को जो सिखाया उसके बाद उसके अंदर कौन सा कौशल अर्जित होगा, वो कौन सा कौशल ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार ये उद्देश्यों का वर्गीकरण होता है। तो हम देखते हैं ज्ञानात्मक पक्ष में है वो शिक्षक कौन कौन से उद्देश्य लिख सकता है। जो ज्ञान है हम देखते हैं पाठ जब बनाते हैं तो ज्ञानात्मक ज्ञानोपयोग वगैरह वो लिखते हैं हम लोग, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य आते हैं, तो उसमें आता है ज्ञान, यानी कि बच्चा इस प्रकरण को पढ़ेगा तो इस प्रकार का ज्ञान उसके अंतर्गत आएगा या ज्ञान अर्जित करेगा। फिर है अवबोध, मतलब कि जो सिखाया है उससे उसको किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर बात आती है ज्ञानोपयोग, अब जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है उसका उपयोग वो कहाँ कहाँ पर कर सकता है। फिर है विश्लेषण, अब जो ज्ञान प्राप्त किया गया है ना, अगर मान लो हमने बच्चे को, छोटा बच्चा होता है उसको हमने पढ़ाया, गाय के बारे में पढ़ा दिया कि गाय के 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है, इस प्रकार हमने गाय का जो वर्णन है गाय का निबंध पढ़ा दिया हमने, तो वो और भी निबंध है उसके बारे में वो विश्लेषण करेगा, मतलब उसको जानने का प्रयास करेगा, उसके बारे में और भी उसके अंतर्गत वो किसी भी चीज है उसके अंदर वो विश्लेषण करने की कोशिश करेगा, उसको और बढ़ाएगा, ठीक है, तो उसको विश्लेषित करेगा। फिर है संश्लेषण की बात। अब संश्लेषण के अंतर्गत अगर टीचर ने विस्तार से बताया है तो वो उसको पूरा ऑल ऑफ समझने की कोशिश करेगा, उसको संकुचित रूप में समझने की कोशिश करेगा, मतलब कि जो बिखरा हुआ है उसको समेटने की कोशिश वो करेगा। फिर बात आती है मूल्यांकन की। तो अब एक शिक्षक मूल्यांकन में क्या लिखेगा कि भाई मूल्यांकन में ये उद्देश्य लिखेगा कि जो उसने पढ़ाया है उसके व्यवहार में उसको क्या परिवर्तन मिला है बच्चों का, तो कि भाई मैंने ये पाठ पढ़ाऊंगा तो बच्चे और साहित्य को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उससे संबंधित साहित्य वो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको इकट्ठा करने की बात वो करेगा कि भाई हाँ मैंने ये पढ़ाया है तो इससे बच्चे और भी ज्ञान को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। फिर आती है भावात्मक पक्ष। अब भावात्मक पक्ष में अनुग्रहण,
अब जो बच्चे भावनाओं को जो ग्रहण करेंगे उससे संबंधित यहाँ पर वो विचार यहाँ पर उद्देश्यों के अंतर्गत वो लिखेगा। फिर है अनुक्रिया। अब जो उसने कार्य जो बच्चों ने टीचर ने पढ़ा दिया है तो टीचर उद्देश्य में लिखेगा कि जो मैंने पढ़ाया है उसके बाद बच्चे ये अनुक्रिया करेंगे, उसको देखकर कौन सी क्रिया कर रहे हैं वो बात आती है। फिर है मूल्यन यानी मूल्यांकन से संबंधित। अब यहाँ पर कि बच्चे जो कर रहे हैं उसका मूल्यांकन उससे प्राप्त होगा कि भाई मैंने जो सिखाया बच्चे उसी प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर मैं सिखाऊंगा तो बच्चे इस प्रकार से कार्य करेंगे, इस प्रकार का मूल्यांकन प्राप्त होगा। फिर प्रत्ययकरण। प्रत्ययकरण जो कॉन्सेप्ट होता है, जो भी एक प्रत्यय है उसके बारे में वो जान सकेंगे या फिर उसको सामने मतलब किसी भी चीज के बारे में टीचर बताएगा तो वो उसके सामने समक्ष या प्रत्यक्ष रूप से वो प्रत्यय को समझ सकेंगे, यानी सामने उसके सामने वो चीज प्रस्तुत हो जाएगी। फिर बात आती है व्यवस्था की। अब जो भावात्मक उसमें उद्देश्य में है कि तो व्यवस्था के बारे में वो कक्ष की व्यवस्था भी हो सकती है और पढ़ाने संबंधित भी व्यवस्था वो उसमें उद्देश्यों में लेकर जा सकता है। फिर बात आती है चारित्रीकरण की। जब भावनाओं की बात आ रही है तो चरित्र की बात अवश्य आती है, तो वो जो शिक्षक कार्य करवाएगा तो उस बच्चों में इस प्रकार का चारित्रिक गुण विकसित होगा, इस प्रकार का उद्देश्य भावात्मक। अब ये जो ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष के उद्देश्य होते हैं ये दोनों ही सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत आते हैं, यानी कि थ्योरी होती है उसके अंतर्गत ये आते हैं। अब आती है बात क्रियात्मक पक्ष। अब जो क्रियात्मक पक्ष है इसको हम प्रैक्टिकल रूप में लेते हैं, यानी कि बच्चा करता है उस कार्य को, मतलब एक जो अपन प्रैक्टिकल बोलते हैं उसमें क्या होता है करके फिर सीखने की बात होती है, तो यहाँ पर बच्चा क्रिया को करके फिर उस चीज को सीखता है, यानी करने की बात मतलब किसी कार्य को करके फिर सीखने की बात हो रही है। तो यहाँ पर आती है प्रत्यक्षीकरण। अब यहाँ पर जो टीचर है जो प्रत्यक्षीकरण मतलब कि आमने सामने किसी चीज को देखकर और फिर वो समझने की बात है, तो जो टीचर अपने उद्देश्यों में ये लिख कर जाएगा कि भाई जो बच्चा है वो जो मेरे पाठ योजना से प्रत्यक्षीकरण कर पाएगा, मतलब कि किसी भी चीज को एकदम सामने फेस टू फेस सीख सकेगा या समझ सकेगा। फिर बात आती है व्यवस्था की। तो अब वो व्यवस्था संबंधित इस उद्देश्य को लिखता है कि कक्षा में इस प्रकार की व्यवस्था उस समय रहेगी या फिर मेरे पढ़ाने से इस प्रकार की व्यवस्था होगी। फिर है निर्देशित अनुक्रिया। अब यहाँ पर टीचर लेगा कि भाई जो मेरे द्वारा निर्देश दिया जाएगा और जो बालक है इस कार्य को प्रैक्टिकल रूप से मेरे द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार उस कार्य को करेंगे। फिर आती है बात कार्य प्रणाली। अब जो टीचर है वो इस उद्देश्य को लेगा कि इस प्रकार की कार्य प्रणाली वहां पर होगी जब मैं यहाँ पर पाठ योजना को पढ़ाऊंगा या मेरा शिक्षण कार्य करवाऊंगा, तो इस प्रकार का वो कार्य प्रणाली संबंधित उद्देश्य लेता है। फिर है अनुकूलन। अब अनुकूलन जो कक्षा की स्थिति है, हमने पहले बात पढ़ी थी कि समावेशी में अनुकूलन भी होता है, सहयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अनुकूलन की बात आ रही है कि भाई जो शिक्षा के अंतर्गत अनुकूलन, शिक्षण कार्य में अनुकूलन मतलब कि जो शिक्षण में वो किस प्रकार अनुकूलन जो कार्य वो करवाएगा टीचर, तो बच्चे किस प्रकार अनुकूलित होंगे, यानी आपस में अनुकूलन किस प्रकार बनाएंगे, वातावरण के साथ हो सकता है, कक्षा में बच्चों के साथ हो सकता है, तो वो टीचर इस प्रकार का उद्देश्य लिख के जाएगा कि इस प्रकार अनुकूलन की स्थिति वहां पर होगी। फिर है उद्भव। अब जो शिक्षण कार्य कराया गया है उससे किस चीज का उद्भव होगा, मतलब कौन सी चीज उभर के आएगी या फिर उस शिक्षण कार्य से वहां पर किस चीज का प्रभाव होगा, वो कौन सी चीज उद्भव होगी, तो इस प्रकार का वो उद्देश्य लेकर वहां पर जाता है। कहने का मतलब यही है कि जो ये उद्देश्य उसने निर्धारित, ये उद्देश्य का वर्गीकरण दिया गया है, तो जो एक टीचर है तो इन प्रकार के हम बोलते हैं ये उद्देश्य क्यों लिखवाए जा रहे हैं, तो इन उद्देश्यों का भी एक अस्तित्व है कि भाई ये उद्देश्यों के द्वारा ही एक टीचर है वो अपने जो शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकता है। बिना उद्देश्यों के किया गया कार्य निरर्थक होता है और जो उद्देश्यों सहित जो कार्य किया जाता है वही सार्थक होता है, वही सही अर्थ लिए होता है। तो एक टीचर है वो शिक्षण कार्य कराने से पूर्व अपने उद्देश्यों का निर्धारण करता है, वो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य होते हैं। और अब देखेंगे हम गृह कार्य प्रश्न। शिक्षण उद्देश्यों की आवश्यकता को समझाते हुए इसका वर्गीकरण कीजिए। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें या अपने फेस को सही तरीके से कवर करके जाएं। आप बाहर जाते हैं तो आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें और इसके लिए सभी को जागरूक करें इस बात के लिए कि हमें 6 फीट की दूरी क्यों बनाए रखनी है।
और यदि आप सार्वजनिक स्थलों पर जा रहे हैं तो वहां पर आपने किसी भी चीज को छुआ है और नहीं भी छुआ है तो अपने हाथों को सही से सैनिटाइज करें और घर पे आके अच्छे से साबुन से उसको हाथों को धोएं। सुरक्षित रहें और सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।